नमस्कार। मैं हरेन चौधरी। अमर उजाला में आपका स्वागत है। 2020 में गलवान हिंसा के बाद में भारतीय सेना ने 3 एविएशन ब्रिगेड क्रिएट की थी। उन्हीं में से एक ब्रिगेड एविएशन ब्रिगेड में आज हम हैं यहाँ पर लेह में, और हम बात करते हैं ब्रिगेडियर गुरदीप सिंह साहब से, जो हमें बताएंगे कि जो है कि ये ब्रिगेड कितनी इम्पोर्टेंट है। सर, आपका स्वागत है अमर उजाला में। थैंक यू। ये कितनी इम्पोर्टेंट है सर? ये क्यों बनाई गई सर? आर्मी एविएशन ब्रिगेड, अगर हम 14 कोर की बात करें तो यहाँ पर ट्रुप्स हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड हैं जी। जो कि ऑल्टीट्यूड अप टू 20,000 फीट एंड मे बी अराउंड 20,000 फीट यू वुड हैव सीन इन सियाचिन ग्लेशियर। सो इस एविएशन ब्रिगेड का जो काम है वो हमारे पास विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि फॉरवर्ड एरिया में ट्रुप्स को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ हमारी ऐसी पोस्ट हैं, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर में हो, चाहे वेस्टर्न लद्दाख में हो। इन पोस्ट में जो ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, ये मोस्ट ऑफ दी पोस्ट ये विंटर्स में कट ऑफ हो जाती हैं। तो केवल एक ही माध्यम है जो इन पोस्ट को मेंटेन करने का, वो हेलीकॉप्टर से, चाहे उनके पास राशन पहुंचाना हो, केरोसिन पहुंचाना हो, या उनको मेडिकल हेल्प चाहिए हो, या ज़रूरत पड़ने पर उनको वहाँ से निकालना हो और नए ट्रुप्स डालने हो, तो हेलीकॉप्टर्स एक जरिया है जो इसमें मदद करते हैं। जी। अभी जैसे इस समय अभी ठंड अभी शुरू होने वाली है, तो आर्मी एविएशन ब्रिगेड ने भी क्या प्रिपरेशंस की हैं कि हम क्योंकि अगले अब कुछ महीने जो है बिल्कुल ठंड में रहेंगे और रास्ते बंद हो जाएंगे जी। तो उस समय कैसे मैनेज होगा? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अभी जैसे आप मौसम, अभी टेम्परेचर्स ठीक हैं, मौसम अच्छा है, विंटर्स में ये पोस्ट कट ऑफ हो जाती हैं, कोई जाने का कोई माध्यम नहीं बचता, तो अभी विंटर स्टॉकिंग की जाती है, एडवांस विंटर स्टॉकिंग की जाती है। इन पोस्ट को स्टॉक किया जाता है ताकि अगले 6-7 महीने पे जब ये पोस्ट कट ऑफ रहें, ताकि ट्रुप्स सेल्फ सस्टेन रहें। तो उसमें इस समय हम एयर मेंटेनेंस करके इन पोस्ट को एडिक्वेटली स्टॉक करते हैं, राशंस, मेडिकल सप्लाईज एंड अदर जो बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जी। और ज़रूरत पड़ने पर अगर बिकॉज ऑफ वेदर या जो हाई ऑल्टीट्यूड, जैसे आपने जानते रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी को इवैक्यूएट करना पड़ता है तो वो हेलीकॉप्टर्स की मदद की जाती है। हेलीकॉप्टर से हम उनकी मदद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपने देखा कि ब्रिगेडियर गुरदीप सिंह साहब ने हमें बताया कि जो है किस तरीके से आर्मी एविएशन ब्रिगेड काम करती है और कितने मुश्किल हालात में जो है वो इन ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। धन्यवाद। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है एक हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस होती है, कैसे हमारे जवान जो है वो सुबह से लग कर के जो है वो इस हेलीकॉप्टर की जो है मेंटेनेंस करते हैं। सुबह से लेकर के कई दिन तक जो है एक हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में लग जाते हैं। और हम हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस किस तरीके से होती है, किस तरीके से ओवरऑलिंग होती है, हम जानते हैं जो है जेपी रुइल साहब से। जेपी रुइल साहब, अमर उजाला पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे जो है इसकी ओवरऑलिंग होती है, कैसे आप इसको करते हैं? ओवरऑलिंग में हमारे पास में जब जैसे भी कोई एयरक्राफ्ट हमारा मेजर सर्विसिंग में आता है, सेकंड लाइन सर्विसिंग में आ जाए, दैट मीन्स हम 400 आवर और 800 आवर और T1 और SI जहाज में सर्विसिंग में आता है, तो हम पूरे कंप्लीट एयरक्राफ्ट को डिसमेंटल करते हैं और उसके बाद में उसके कंपोनेंट्स का स्ट्रिप एग्जामिनेशन किया जाता है, और कोई कंपोनेंट ड्यू होता है तो हम उस कंपोनेंट को उसी में चेंज करते हैं, और उसके बाद में अंत में हम एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली 100% सर्विसेबल करके और फ्लाइंग के लिए तैयार किया जाता है। एक हेलीकॉप्टर को असेंबल और डिसेंबल करने में कितना टाइम लगता है? एक हेलीकॉप्टर को असेंबल डिसेंबल करने में अप्रोक्स 20 to 25 डेज लग जाते हैं। अलग अलग सर्विसिंग के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो इनके मतलब कितने टाइम बाद इनकी सर्विसिंग करनी पड़ती है? इनकी सर्विसिंग कभी हावर्स बेसिस पे होती है और कैलेंडर बेसिस पे होती है। हावर्स बेसिस पे 400-800 ऐसे आवर्स कंप्लीट करने के बाद इनकी सर्विसिंग किया जाता है, और कैलेंडर बेस के ऊपर एवरी ईयर और 2 ईयर्स के गैप के ऊपर सर्विसिंग होती है सर। धन्यवाद रुइल साहब। तो आपने देखा कि जो है रुइल साहब ने हमें बताया कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस होती है और कितना मुश्किल काम है, जो है 25 से 30 दिन तक भी लग जाते हैं इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में। और आगे आप देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। आर्मी एविएशन ब्रिगेड में महिला ऑफिसर की भागीदारी बढ़ रही है। हमारे साथ में एक महिला लॉजिस्टिक ऑफिसर्स हैं, मिसेस अंजू यादव। उनसे जानते हैं कि उनसे कि कैसे वो ड्यूटी परफॉर्म करती हैं, कितना उनका शेड्यूल रहता है और कैसे ये जो है एक चैलेंजिंग जॉब है तो उसको ये कैसे निभाती हैं। जी, आपका अमर उजाला पे स्वागत है मैम। कैसे आप करते हैं इसको, कैसे आपकी आर्मी एविएशन ब्रिगेड में क्या आपका रोल होता है? मेरा नाम कैप्टन अंजू यादव है और मैं इस स्क्वाड्रन की लॉजिस्टिक ऑफिसर हूँ। सो बेसिकली आप जो पीछे मेरे जहाज़ देख रहे हैं, उस जहाज़ में जितने भी स्पेयर पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, उन स्पेयर पार्ट्स को यहाँ अवेलेबल करवाना मेरा काम है।
वी हैव, हमारे पास एक सेंट्रल एविएशन डिपो है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, और हमारा एक 1 टियर सप्लाई सिस्टम है। तो वहाँ से हमारे सारे स्पेयर्स आते हैं, वहाँ से भी आते हैं और HL से भी आते हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं। तो मेरा काम यह है कि कभी भी किसी भी स्पेयर पार्ट के लिए कोई जहाज़ ग्राउंड पे ना रहे और एयर वर्दीनेस 100% रहे। ओके, तो ये मतलब डेली की ड्यूटीज़ में क्या ये शामिल होता है कि जो है आप मेंटेनेंस को कैसे कैसे मेंटेन करते बिल्कुल हैं? मेरा सेक्शन मेंटेनेंस जो फ्लाइट है उसका एक हिस्सा है। तो हमारा काम शुरू होता है सिंस सर्दियों के टाइम पे। फॉर गुड अबाउट 4 to 5 months हम बाय रोड कनेक्टिविटी बहुत ख़राब हो जाती है हमारी, और हम बाकी बचे हुए देश से कटे हुए रहते हैं फॉर 4-5 months। तो उस टाइम पे जो एमरजेंट पार्ट्स होते हैं वो थ्रू एयर कुरियर आते हैं, और उसके अलावा हम पूरे साल की एक एंटिसिपेट करके रखते हैं कि हमें कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। पिछले 2-3 साल को देखते हुए हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है कि ये सारे स्पेस हैं जो हमें इन सर्दियों में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हें हम साल के शुरू में ही गर्मियों के महीने में स्टॉक करके रखते हैं, और उन स्पेस को एज एंड व्हेन जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब हम उनको इशू करते हैं अपने टेक्नीशियंस को। मैम एक सवाल कि जो है जो महिलाएं लड़कियां जो हैं जो आना चाहती हैं सेना के अंदर में, जो है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ हर दिन एक नया दिन होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो एज वी से इट, इफ़ यू हैव गॉट इट इन यू, प्लीज़ टू कम टू आर्मी। जब लेह में आपकी पहली बार पोस्टिंग हुई तो कैसा आपको लग रहा था, क्योंकि एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है और एक पूरा मतलब जो है ये वार जो मतलब सियाचिन यहाँ पे पड़ता है जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, तो तब कैसा आपको लग रहा था कि कैसे लेह में मेंटेन होगा, कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। सो हम यहाँ 40% कम ऑक्सीजन में रहते हैं जो बाकी लोग लेते हैं। तो वी हैव हमारे पास यहाँ एक एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसीजर होता है। सारे मेडिकल प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए 100% उनको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन होता है, और टाइम के साथ हमें इसकी आदत हो जाती है। और ले के लिए आपने मुझसे पूछा, ले के लिए मैंने खुद वॉलंटियर किया था। अच्छा। मैं नहीं सोच सकती कि इससे खूबसूरत कोई जगह हो सकती है काम करने की। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, एंड दिस इज़ एवरी डे फॉर अस। मैम आप कहाँ से रहने वाले हैं? क्या आप हमेशा से ही आर्मी में आना चाहते थे क्या? जी, मैं बिलोंग करती हूँ कानपुर से जी। और मुझे आर्मी में आने की इंस्पिरेशन मेरे पिताजी से मिली, जो ऑर्डिनेंस कोर, सेम कोर जिसमें मैं हूँ, आयुध कोर में थे, और वो 2013 में रिटायर हुए। तो मेरी इंस्पिरेशन उनसे आती है। तो क्या आपने शुरू से इसके लिए तैयारी की थी? क्या आपने एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या रहा? हाँ जी, बिल्कुल। सिंस मेरे पिताजी आर्मी में थे तो हम अलग अलग आर्मी स्कूल और केवी केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है उनसे पढ़े हुए हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने एनसीसी भी ऑप्ट किया था। बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज़ हैं जिसके थ्रू लोग आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी जो एंट्री है जिसके थ्रू मैं आई वो है एनसीसी एंट्री, नेशनल कैडेट कोर। तो उसमें आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। सी सर्टिफिकेट? हाँ जी, सी सर्टिफिकेट सबसे मिनिमम जो आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उस सी सर्टिफिकेट से आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू के बाद अगर आप रिकमेंड होते हैं तब आपका एक थरो मेडिकल प्रोसीजर होता है, और उस मेडिकल प्रोसीजर में अगर आप फिट माने जाते हैं तो आखिर में अंत में एक मेरिट निकलती है जिसमें टॉप जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एनसीसी में 5 वैकेंसी होती हैं ऑल इंडिया। तो जो 5 टॉप 5 मेरिट में होते हैं उनको ये सौभाग्य मिलता है। आई वाज ट्रेन्ड इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। वहाँ पर 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारी पोस्टिंग होती है। मैम जो लड़कियां जो है बहुत इस प्रोफेशन में आने के लिए इच्छुक होती हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता होता, कैसे वो आएँ, कैसे जो है ज्वाइन करें, तो कैसे आप उनको बता सकते हैं कि कैसे वो इस प्रोफेशन में आ सकती हैं और देश की सेवा कर सकती हैं? बिल्कुल। जहाँ मैंने देखा है बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं वो मुझसे भी ये सवाल करते हैं कि हम कैसे ज्वाइन करें, क्या प्रोसीजर है इसका। तो आप एक तो पहली बात, अभी लड़कियों के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं। अगर मैं लड़कियों की स्पेसिफिकली बात करूं, अब आप 12th के बाद डायरेक्टली एनडीए भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ अ न्यू इम्प्रूवमेंट। और दूसरी जो एंट्री है जहाँ लड़कियाँ ट्रेन होती हैं वो ओटीए चेन्नई, तो वो ग्रेजुएशन के बाद होती है। आप अपनी ग्रेजुएशन करिए, देयर एक सर्टेन परसेंटेज होता है जिसके ऊपर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद एक CDS एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, विच इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी। ऑल इंडिया में एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है। आप वो एग्ज़ाम दीजिए, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, और उस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका SSB इंटरव्यू आता है। ये 5 दिन का प्रोसीजर है, जैसा मैंने उसमें बताया। रेकमेंड होने के बाद आपका मेडिकल होता है, और फिर उसके बाद मेरिट में आने के बाद आप एकेडमी जाते हैं।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।